नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी ये स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है। लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी इस पूरी टीम को, जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कारपोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर देखा। वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहां के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करें। अभी हमने यहां की अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैबोरेटरी को देखा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमें साइबर अपराध को रोकने के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे हमें मोबाइल के फॉरेंसिक इनपुट को लेकर के अपराध के एनालिसिस करने की दिशा में आगे बढ़ना है, डीप फेक के मामले को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस सबसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अगर हम आज इस समय के अनुरूप नहीं चले होते तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की लैब नहीं आ पाई होती। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक की केवल 2 ये ग्रेड की लैब थी। आज यूपी के अंदर हमारे पास, यूपी पुलिस के पास, यूपी में 12 ए ग्रेड की फॉरेंसिक लैब हैं। 12, 6 निर्माणाधीन हैं। और वर्ल्ड क्लास उत्तर प्रदेश का, यूपी पुलिस का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन करके वह एक नए पाठ्यक्रम को वहां पे बीटेक एमटेक के पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर चुका है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए किसी भी
आपराधिक मामले में यह अनिवार्य किया गया है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। अगर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं तो अपराधी छूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी उपलब्ध करवाई है। आप सोचो, समय है 9 वर्ष, लेकिन इसी में 12 फॉरेंसिक वर्ल्ड क्लास की लैब भी बनी है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी बना है, 6 निर्माणाधीन भी है और 75 के 75 जनपदों में हमने मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दे दी है। अब इतना मैन पावर कहां से आएगा? क्योंकि चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर विभिन्न प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार की भेंट की और जहां इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी 27 मार्च 2026 को रामनवमी के महोत्सव पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा में सह परिवार सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी राहुल गांधी को सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी वे संसद में घुसते हैं। और जहां दुबे ने आगे यह भी कहा कि देश को 1951 के बाद से सबसे अनसीरियस नेता राहुल गांधी के रूप में ही मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। के लोग आपने कभी उनको सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी तो संसद के अंदर घुसते हैं। रोज यहाँ आते हैं, केवल बैठकी जमा के, चौकड़ी जमा के चले जाते हैं। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट अनसीरियस यदि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश को कभी मिला 1952 के बाद से, तो मुझे लगता है कि उसका नाम राहुल गांधी जी है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको कौन सीरियसली ले रहा है? उनकी पार्टी के लोग ही उनको सीरियसली नहीं लेते, हम क्या लेंगे उनको सीरियसली? मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है, लंपट एक शब्द है बिहारी में। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है। कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ, तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे? इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है। बीजेपी के विधायक बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बैठक में शामिल नहीं होना एक चिंताजनक स्थिति है, जो कि विपक्ष की एकता को लेकर सवाल उठाता है। तो वहीं मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर दिए गए आदेश का भी समर्थन किया और जिसे उन्होंने समाज के हित में कदम बताया है। अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमें लगता है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए तो अपोजिशन लीडर को रहना चाहिए, क्योंकि आज देश ही नहीं दुनिया में एक भारी संकट आ खड़ी हुई है। तो फिर बाकी कार्यक्रम को छोड़ करके उस बैठक में रहना चाहिए था। अब बाकी कोई ना कोई तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी नेता अधिकृत रहेंगे ही, बाकी मीटिंग हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है SC/ST एक्ट पे जो सुनवाई करेगी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, पहले से एक्ट बना हुआ है। हमें लगता है किसी ने कोई वायलेशन किया होगा, कोई कोर्ट गया होगा,
क्योंकि दलित वर्ग के लोग अगर कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं तो उनको आरक्षण की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो हमें लगता है कोई कोर्ट गया होगा इस प्रकरण को लेकर के, तो फिर जब कोर्ट जाएंगे तो फिर कोर्ट जजमेंट देंगी। और अच्छा है क्योंकि 1950 से ही ये लागू है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सत्ता साझा करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगी। जी हां, आपको बता दें कि लंबी बातचीत के बावजूद सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है और जहां जेएमएम ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वहीं पार्टी अब 19 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारेगी, जबकि एक सीट वाम दलों के लिए छोड़ी गई है। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद असम में फील्ड में पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेएमएम के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इस पर कहा है कि कांग्रेस से समझौता नहीं हो सकता और इसलिए पार्टी पूरी एकता और पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। आसाम में हमारा उपस्थिति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जिन भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। वही उपस्थिति बंगाल में क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? वहां तो ज्यादा इम्पैक्ट है। अब हर राज्य की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां होती है, ये हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। बंगाल तो आपका ग्रेटर झारखंड का हिस्सा रहा है, फिर भी वहां नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना ही कि चुनाव लड़ना होता है। स्ट्रेटेजिकली चुनाव को बहुत तरह से देखा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा? बीजेपी को, कांग्रेस को? आसाम झारखंड मुक्ति मोर्चा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज से है, जहां सकरूगढ़ स्थित चैत्र दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित होने वाली चैती दुर्गा मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया है। जहां आपको बताते चले कि इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, तो वही उद्घाटन के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी और जहां जय माता दी के नारे पूरे तरीके से गूंजयमान हो उठे। भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर पूजा अर्चना की है, तो वही अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। और इस बार मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, तो वही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रवेश और निकास मार्गों पर भी निगरानी बढ़ाई गई और जहां पूजा समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए, तो वही अतिथियों का पारंपरिक स्वागत भी आयोजन के दौरान किया गया है। और जहां मेले के शुभारंभ के साथ ही पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। पूजा समिति भव्य कार्यक्रम किए हैं और सभी को दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा पूजा है, सब आके देखें और पूजा का अपना आनंद उठाएं। सहयोग करेंगे हम और पूरा कोशिश रहेगा। माँ चैती दुर्गा का उद्घाटन हुआ है और आज रामनवमी चैती का आज महासप्तमी है। आज से मेला का शुभारंभ हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से, समस्त पुलिस परिवार की ओर से सभी जिलेवासियों की शांति की कामना करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबों को बना रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में एलपीजी गैस के सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कमी के चलते राजधानी रांची में भी आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिलेंडर मुश्किल से उपलब्ध हो रहा है, जबकि गैस एजेंसियों की मनमानी बढ़ती जा रही है। तो ये आरोप जनता की ओर से लगाए गए। जहां आपको बताते चले कि राजधानी में मार्च भी निकाला गया और जिसमें कि महिला मोर्चा और युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने हाथ में खाली सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। तो वही उनका कहना है कि केंद्र सरकार गृहिणियों की समस्याओं को समझने में विफल रही है और जिसके चलते एलपीजी संकट पूरे तरीके से विकराल रूप ले चुका है, जहां कालाबाजारी भी पूरे तरीके से चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये झूठ बोल रहा है कि सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटा 4 दिन 6 दिन से लाइन में लग रहे हैं। 8 दिन से टीएससी आया हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है। ये केवल झूठा बोल रहा है। 3 दिन पर हमको मिला है। कहेंगे कि नरेंद्र मोदी होश में आओ,
आज नरेंद्र मोदी की जोरू होती तो परिवार का दर्द समझता, जिसकी जोरू नहीं है वो का जाने कि घर में चूल्हा चौकी कैसे जलता है। आज नरेंद्र मोदी की जोरू होती तो सरेंडर नहीं करता, और सरेंडर नहीं करता तो भारत में सिलेंडर हो, यही कारण है। साहिबगंज नगर में क्षेत्र में बढ़ती पेयजल की समस्या को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष छोटू पासवान ने सख्त रुख अपनाया है, जहां आपको बता दें कि इस संबंध में नगर परिषद सभागार में पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई और जहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए छोटू पासवान ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र में जल संकट का समाधान तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक कदम भी तुरंत उठाए जाएं। तो वहीं बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई है, जहां खराब पड़े चापाकल तो वहीं पाइपलाइन लीकेज और जल वितरण में आ रही बाधाओं को शीघ्र ही ठीक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्या के लेके बैठे थे, क्योंकि हम लोग का पानी का समस्या, गर्मी है, बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे। उन्हीं को पूरा करवाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं और जनता से यही अपील कर रहे हैं कि पानी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके घर घर हम लोग पानी पहुँचाने का काम करेंगे। ऊपर बात हो गई है और बहुत जल्द हम लोग को उस कार्य को पूरा हम लोग कर लिया जाएगा और हमारे कार्यपालक अभियंता से बात हुआ है कि जितना भी समस्या है 250 वार्ड में उसको हम लोग ठीक ठाक करने का काम करेंगे। पानी लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग बताएंगे आपको कि पानी का समस्या है, उसको हम लोग बहुत जल्द उसको बोलता है कि कर लिया जाएगा और आगे आप कार्यपालक अभियंता से भी पूछ सकते हैं। बैठक में हम लोग ने जो साहिबगंज नगर परिषद के अंतर्गत जो 250 वार्ड है, हर एक वार्ड का समस्या सुना और जो समस्या था वो मोटा मोटी एक ही तरह का समस्या था और सारी समस्या को एक वार्ड के लिए हमने टीम बनाया और जो भी सदस्य हैं उनके साथ टीम करके जब हम लोग पानी छोड़ते हैं वार्ड में सारी समस्या और उसका जो है एजेंसी के साथ मिलकर उसका। खबर जमशेदपुर से है, जहां रामनवमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस कड़ी में आपको बता दें कि केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की महत्वपूर्ण बैठक बिष्टुपुर में आयोजित की गई और जहां आयोजन की भव्यता और सुरक्षा व्यवस्था पर गहनता के साथ चर्चा की गई है। बैठक के दौरान पूर्व विधायक कुणाल भी मौजूद रहे, जहां तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक में विभिन्न अखाड़ा समितियों के कार्यों की समीक्षा भी की गई है। तो वहीं प्रशासनिक तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया और इस मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और जहां रामनवमी के महोत्सव को लेकर सफलतापूर्वक मनाने के लिए तमाम फैसले भी लिए गए हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस जमशेदपुर की पूरे देश में पहचान एक सद्भावनापूर्ण शहर के रूप में, मिनी इंडिया के रूप में होती है, जहां हर त्योहार बहुत शांतिपूर्वक लोगों के द्वारा मनाया जाता है, उस शहर के केंद्रीय रामनवमी अखाड़े की समिति के संरक्षक के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसके लिए कमेटी के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो परंपरा जमशेदपुर की स्थापित परंपरा रही है, रामनवमी समेत सभी सनातन धर्म के जो हमारे त्योहार है उनको शांतिपूर्वक मनाने की, उस परंपरा को, उस गौरवशाली परंपरा को हम आगे ले जाने का काम करेंगे और प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होने के कारण उस क्षमता में मेरे से जो भी बन पड़ेगा इस आयोजन को करने में, इस परंपरा को आगे निभाने में, वो मैं निश्चित रूप से करूंगा और हम सब मिलकर जमशेदपुर में आने वाले समय में सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक आयोजन होने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनगर प्रखंड के रतडीह गांव में रामनवमी के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें कि 251 कन्याओं ने भाग लिया। जानकारी देते चले कि यात्रा खोकरो नदी घाट से होते हुए रतडीह के बजरंगबली मंदिर परिसर तक पहुंची और जहां कलश को स्थापित किया गया। तो वहीं इस दौरान गांव भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आया। तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी और जहां आपको बताते चले कि भक्ति के नारों से पूरे तरीके से क्षेत्र गुंजयमान हो गया।
और भजन कीर्तन का भी आयोजन? भजन कीर्तन का भी आयोजन रखा गया है 24 पहर। 26 से नाम चालू होगा, यज्ञ भी चालू होगा और धुलोट हम लोग का है 29 को। तो आज क्या हो रहा है? आज हम लोग का कलश यात्रा हो रहा है और गंधो होगा संध्या में गंधो है। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हम लोग का खोखरो नाला से लेके रुतडी तक पहुँचेगा, बजरंगबली मंदिर। वाली कुमायटी रुद्री की ओर से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे खोखरो पेट्रोल पंप से रुद्री तक जाएगी, जो कि हमारे देवसभा के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। और हमारे देवसभा में 321 मूर्ति पूरी बनाई गई है, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को 3 साल से स्टार्टिंग किया गया है। और हमारे ये इस प्रोग्राम में हजारों में भीड़ होती है और इस योजन में संकीर्तन भी किया जाता है। ये 24 पहर का होगा, कल से कीर्तन स्टार्ट होगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां लोक आस्था का महापर्व चेती छठ श्रद्धा और उमंग के साथ संपन्न हो चुका है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान शहर के प्रमुख घाटों जैसे कि 2 मुहानी संगम, तो वहीं स्वर्ण रेखा घाट के साथ साथ सूर्य मंदिर छठ घाट और खरकाई नदी के किनारे हजारों व्रतधारियों ने सूर्य देवता की पूजा अर्चना की और जहां अर्घ देकर इस पर्व को मनाया गया। बताते चले कि घाटों पर भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और जहां वातावरण में पूजा की लहर पूरे तरीके से देखने को मिली, तो वहीं आपको बताते चले कि छठ व्रतधारियों ने इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां टाटा मेन अस्पताल के मुख्य गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हो गया और जहां यह विवाद मारपीट में बदल गया और जैसे जैसे अस्पताल परिसर में लगातार इसको देखकर अफरा तफरी भी मचने लगी। जहां आपको बता दें कि घटना के अनुसार एक युवक अपने भर्ती पिता को रिलीज करवाने के लिए अस्पताल आया था और इसी दौरान गेट पर हेलमेट पहनने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बहस हो गई, जहां बहस देखते देखते मारपीट में बदल गई। तो वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद अस्पताल के बाहर मौजूदा लोगों में आक्रोश फैल गया, तो वहीं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी और जिससे कि अस्पताल का मुख्य गेट कुछ ही समय के लिए जाम हो गया। तो वहीं आवागमन भी प्रभावित हुआ। साथ ही साथ सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जाँच को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और सिक्योरिटी गार्ड पर भी कार्रवाई करने की मांग लगातार जारी है। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि टीएमएस के में जो सिक्योरिटी गार्ड है SIS के और एक आम जनता है, उनके बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया। हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि वो अपने पिताजी को रिलीज़ कराने के लिए जा रहे थे, तो हेलमेट को लेकर आपस में बातचीत हुआ, उसी में बात बढ़ गया और उसी में लोग थोड़ा उग्र हो गए। हम लोगों ने शांत करा दिया और अभी हम लोग दोनों पक्ष को लेकर जा रहे थाना और जो लीगल एक्शन होगा हम लोग करेंगे। फादर को डिस्चार्ज किया गया था, हम अंदर जा रहे थे फादर को रिसीव करने, तो पहले हमको बोला कि गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हेलमेट पहन के आइए, देखिए बोर्ड लगा है। तो हम गाड़ी रोक करके हेलमेट पहन रहे थे। गाड़ी रोक कर जब हम हेलमेट पहने तो बोला गाड़ी अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पे गाड़ी लगा के आइए और पेशेंट को लेके आइए अंदर, तो लेके जाइए। तो बोले पेशेंट बीमार है, कैसे लेकर के जाएंगे जब डिस्चार्ज हुआ। तो प्रशासन भी तो हमको पहले ठेला ठाली किया और फिर हमको मारा है और जैसे ही उसके बाद लेके जाइए आप, और आपको भरोसा तो हमको फिर 8 आदमी मिलके मारा है। पहले हमको धक्का दिया, हम बोले कि और पहले हमको धक्का दिया, फिर जब 5-6 आदमी आ गया तो हमको बोला कि तुम पहले धक्का दिया था तब हम लोग चढ़े हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम बोले कैमरा चेक कर लीजिए, तो जब हम बोले कैमरा चेक कर लिए तो हमको मारा पहले एक हाथ, उसके बाद 8 आदमी मिल करके हमको मार के ठेलते हुए पोल पे गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।